प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट और सीसीए की बैठक हुई। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप मीडिया को संबोधित करें। साथियों नमस्कार। आज बहुत ही बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में और सीसीए में। जो 7 बड़े फैसले लिए गए आज आपके सामने प्रस्तुत है। पहले 2 फैसले बनारस में, काशी में बहुत एक नए तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम है। बहुत ही नए तरीके से आपको मैं बताऊंगा। तीसरे और चौथे सेमीकंडक्टर 2.0 सेमीकॉन 2.0 मिशन का अप्रूवल हुआ आज। और चौथा फैसला है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का अप्रूवल हुआ। पांचवा है यूरिया में भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, उसके लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया, ये अप्रूव हुआ आज। छठे और सातवें दोनों रेलवे के अपग्रेडेशन के प्रोग्राम है, डबलिंग के और 4th लाइन के। सबसे पहले खाई के पान बनारस वाला। सबसे पहले वाराणसी का। ओझा जी, आज आपने बनारस की व्यवस्था की है सारी। ओझा जी ने आज बनारस की व्यवस्था की है। क्या पूछ रहे हैं? पहला क्वेश्चन आ गया उधर से। तो सबसे पहले आज अगर हम बनारस काशी को देखें, काशी में हर साल करीब करीब 15 करोड़ 15 करोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं काशी में। नेशनल इंटरनेशनल बहुत बड़ी संख्या है। और ये इतना तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि भारत की विरासत के प्रति जो प्रधानमंत्री जी ने एक नया जो स्वाभिमान जगाया है, उस स्वाभिमान के कारण लोग आते हैं। आज काशी में हर तरीके से देश विदेश से लोग आ रहे हैं। तो काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम बहुत हुआ है। एक नेक्स्ट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो करना है वो आज 2 अप्रूवल हुए हैं बड़े। पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। ये वरुणा एक्सप्रेसवे का कंप्लीट रूट मैप। ये हम देखेंगे गंगा जी इधर, ये गंगा जी। वरुणा नदी कंप्लीट जैसे उनका पाथ है वरुणा नदी का, उसी के साथ साथ पूरा एक एलिवेटेड कॉरिडोर। क्योंकि शहर के अंदर अब रोड्स को एक्सपैंड करना मुश्किल हो जाता है। शहर भी बहुत हजारों वर्षों पुराना शहर है। तो एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया है जिसमें वरुणा नदी के साथ साथ कंप्लीट एक एलिवेटेड कॉरिडोर एयरपोर्ट को कवर करेगा। एयरपोर्ट को कवर करते करते जाके काशी स्टेशन है यहाँ पर रेलवे का, और एक नया नमो ब्रिज बन रहा है। उस नमो, ये यहाँ पे 6 लेन हाईवे और 4 लेन रेलवे का, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना आपको, ये नमो ब्रिज बन रहा है। इस ब्रिज के साथ लगा हुआ ये पिंक कलर का, पर्पल कलर का कंप्लीट ये एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। (43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा, यानी 11,000 करोड़ का। हैम मोड में डेवलप होगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट एक तरीके से देश के लिए जो बहुत पुराने शहर हैं उन शहरों के लिए मॉडल बनेगा। शहर कंप्लीटली, शहर का जो कोर है, सिटी का जो कोर है, वो इससे डिकंजेस्ट हो जाएगा। वाराणसी एयरपोर्ट, वाराणसी रेलवे स्टेशन, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, चौका घाट, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी रेलवे स्टेशन और नमो घाट, और नमो घाट के आगे फिर नमो ब्रिज, ये सब के सब इससे कनेक्ट हो जाएंगे। टूरिज्म में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा, लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। काशी के निवासियों में एक नई खुशी की लहर एक नए तरीके से
पूरे शहर का ट्रैफिक का फ्लो इससे परिवर्तित होगा, चेंज होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ, गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर काशी में। काशी में गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट यहां से लेके गंगा जी के साथ पैरेलल चलते हुए, और ये रामनगर जो लिखा हुआ है यहाँ पर लंका चौक की तरफ जाने वाला IIT BH बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इधर पास में, यहाँ पर एक सिग्नेचर ब्रिज बनेगा जो कि केबल स्टेड सिग्नेचर ब्रिज होगा। तो ये वरुणा एलिवेटेड और गंगा जी एलिवेटेड दोनों कॉरिडोर्स मिलके कंप्लीट ट्रैफिक को एक तरीके से टोटली डीकंजेस्ट। अब आप इस नक्शे में अगर देखें तो ऊपर आपको काशी स्टेशन दिखाई देता है और नमो ब्रिज दिखाई देता है। उधर से वरुणा रिवर के साथ साथ कंप्लीट एक हाईवे जा रहा है, बनेगा, एलिवेटेड बनेगा, और ये गंगा जी के साथ साथ। तो आप देखो, आप कंप्लीट काशी का ट्रैफिक का कंप्लीट एक नया मैप बन गया। 46 किलोमीटर का ये होगा गंगा जी के साथ चलने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा। इसके साथ ही साथ कई जगह फुट ओवर ब्रिजेस हैं, लूप्स हैं, रैंप्स हैं, लिंक रोड्स हैं, सर्विस रोड्स हैं। एक प्रॉपर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा बनना चाहिए वैसा बनेगा। NH19 को NH35 को, NH19 यानी प्रयागराज से वाराणसी, और दूसरा NH35 यानी वाराणसी से आगे मिर्जापुर की तरफ जाने वाली हाईवे, इन दोनों को डीकंजेस्ट करेगा, दोनों के साथ सीमलेस कनेक्टिविटी, और बाबा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जो दर्शनार्थी आते हैं, भक्तजन आते हैं, श्रद्धालु भक्तजन आते हैं, उनके लिए एक नई फैसिलिटी ये क्रिएट होगी। अब मैं आता हूं आज के तीसरे फैसले पे, सेमिकॉन 2.0। 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, जो कि आज जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, जो कैमरा है, घर में फ्रिज, टीवी, AC, स्कूटी, कार, ट्रेन, चाहे मिसाइल्स हो, कुछ भी हो, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है। इसके लिए आज, और इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में बहुत ही एक बड़ा फैक्टर बन के उभरा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अब पूरी चेन, वैल्यू चेन अब कवर हो गई। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी वैल्यू चेन देखें, मिट्टी से सिलिकॉन का इनगट बनता है, वहां से बेयर वेफर, उससे वेफर बनते हैं इनगट को स्लाइस करने से, और फिर फैब्रिकेटेड वेफर। फैब्रिकेशन बहुत ही फाइन काम है। फैब्रिकेशन का काम अगर समझे हम, तो जैसे नाखून पे अपना नाम लिखे अगर आप, तो फिर भी लिख सकते हो, राइट? लेकिन अगर आप इसी नाखून पे अगर आपको बोले कि पूरी रामायण लिखो, पूरी महाभारत लिखो, रामायण और महाभारत जैसे बड़े ग्रंथ अगर इस नाखून पे लिखने हो, तो इतना महीन काम, इतना फाइन काम, दैट लेवल ऑफ एक्यूरेसी, दैट लेवल ऑफ फाइन वर्क इज व्हाट दिस प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेशन इज। ये जो सेकेंड ब्लॉक में आपको फैब्रिकेटेड वेफर सेमीकंडक्टर फैब जो लिखा हुआ है ना, this is a very complex task, and people say that human civilization में the most complex manufacturing process, if we consider, then it is semiconductor manufacturing process। पूरे मानव सभ्यता में सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे डिफिकल्ट मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम है तो सिलिकॉन, आई मीन सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन का काम। उससे फिर ATMP यानी उस वेफर में से चिप, छोटी सी इतनी बारीक चिप जो दिखेगी भी नहीं, उस चिप को निकाल के उसको पूरी कंप्लीट बॉडी देना, उसके लेग्स बनाना, उसको हीट सिंक देना, वो सब देने के लिए ATMP वाला। और उसके बाद में बेयर कंपोनेंट्स, जितने पैसिव कंपोनेंट्स है, रेजिस्टर्स,
कैपेसिटर्स, थर्मिस्टर्स, फ्यूजेस, कनेक्टर्स, इंडक्टर्स, वो सब, और सब असेंबली। फिर सब असेंबली से आगे आके फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो अब आप देख रहे हैं सेमीकंडक्टर, कंपोनेंट्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ईसीएमएस में कंपोनेंट्स, सेमीकॉन में एक्टिव चिप्स, और ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का, जैसा पीएलआई 1 था, फिर पीएलआई आईटी हार्डवेयर था, और आज नेक्स्ट आएगा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। कंप्लीट वैल्यू चेन इससे कवर हो जाती है। बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा, इस इंडस्ट्री का नेचर ऐसा है कि बहुत ही क्लीन फैक्ट्रीज बनती हैं। फैक्ट्री सारी एयर कंडीशनड होती हैं, तो यूथ को बहुत अट्रैक्ट करती है। यंग पर्सन्स जो इसमें काम करते हैं, उनमें से कई के साथ इंटरेक्शन हुआ है। जिस तरीके से इस फैक्ट्रीज में काम करते हैं, आज तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में करीब 25 लाख का रोजगार है। 2.5 मिलियन एम्प्लॉयमेंट इज देयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और देश को सक्सेस भी बहुत मिली है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हर विजिट में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लीडर्स से मिलते हैं, समय देते हैं। जब सेमीकॉन का भारत में कॉन्फ्रेंस हुई, तब भी प्रधानमंत्री जी ने 5 घंटे लगातार हर एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लीडर के साथ बात की, पूछा क्या आपको और इसमें क्या फैसिलिटीज चाहिए, किस तरह से भारत में इंडस्ट्री आए। और ये इंडस्ट्री स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री है। दुनिया के कई देशों ने इसको स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, चाहे साउथ कोरिया हो, ताइवान हो, सब ने इसको स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री डिक्लेयर किया है। ये माइक्रोन प्लांट का जो 12 प्लांट अपने अप्रूव हुए हैं सेमीकॉन 1.0, उसमें से 3 प्लांट का कॉमर्शियल प्रोडक्शन अभी स्टार्ट हो चुका है। ये माइक्रोन प्लांट का कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 28 फरवरी को, 28 फरवरी 2026 को माइक्रोन का कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। दिस इज द प्लांट, ह्यूज प्लांट, 93 एकर्स में स्प्रेड है। दिस इज द प्लांट ऑफ माइक्रोन। देन बाद में केन्स का स्टार्ट हुआ 31 मार्च को। अगेन द प्लांट इज वेरी एडवांस्ड प्लांट, और कंप्लीट इंडिया से जापान को, यूएस को, यूरोप को यहाँ से चिप्स एक्सपोर्ट होने लगी। ये प्लांट केन्स का आगे और भी एक्सपैंड होएगा। फिर बाद में 4 जुलाई को, अभी 4 जुलाई को सीजी सेमाई का स्टार्ट हुआ। अगेन यहाँ से भी जापान, यूरोप, यूएस चिप्स एक्सपोर्ट होने लगी है। एक छोटी सी आपको फिल्म दिखाएंगे किस तरह से एकदम ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे, बेटियां आती हैं, young persons, young women, what kind of experience they have seen. मेरा नाम शिवानी उच्चू है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। पूरा नहीं आया ना? साउंड लाओगे? ऑडियो दे रहे हो कंप्यूटर का? साउंड प्लीज। वापस ले लो। हाँ, मेरा नाम पूनम कुमारी है, मैं झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। अरे मेरा नाम शिवानी विक्की है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा नाम प्रियंका धनवार है और मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। मेरी मम्मी है, सिर्फ सिंगल मदर है, मेरे पापा नहीं है। फिर यहाँ पे काम करने लगी तो उन्होंने जो है बहुत सपोर्ट किया, खुशी से, मतलब मेरे मम्मी पापा, मतलब उनके आंखों से आने जाने के लिए बस प्रोवाइड किए गए हैं। इंग्लिश अगर किसी को समझ में नहीं आती है तो वो लोग हिंदी से भी समझाते, नहीं तो प्रैक्टिकल करके बताते कि हाँ यहाँ ऐसा, ये प्रोसेस में ऐसे ये होता है। हम लोग को बाहर भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए मलेशिया में। झारखंड से बाहर नहीं आ पाती तो मैं भारत से भी बाहर नहीं जा पाती। जब भी मलेशिया गई तो मेरे परिवार वाले जो है बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि मैं जो है पहली थी अपने घर से जाने वाली।
कि बेटी बाहर इतना कुछ कर रही है, सेल्फ डिपेंड है। देख रहे हो, इस तरह का चेंज इस पूरे प्रोग्राम से आया है। ऐसे ऐसे यंग नौजवान जो कि कई बार अपने घर से भी बाहर नहीं निकले हो, अपने गांव से भी बाहर नहीं निकले हो, वो लोग इस इंडस्ट्री में, ऐसे बच्चे, ऐसे नौजवान, ऐसे बेटे और ऐसे बेटियां आज इस इंडस्ट्री से जुड़े। और ये नॉर्थ ईस्ट में जागी रोड का प्लांट टाटा का अभी बन रहा है, बहुत ही अच्छी तेजी से बन रहा है। करीब ये देखो, ये अभी प्लांट बन के यहाँ पर भी नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से बच्चे ट्रेन होके इस प्लांट में काम करने लगे। तो एक तरीके से एक इंडिया में जो सारी दुनिया को जब विश्वास भी नहीं होता था कि भारत में कभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ सकती है, और प्रयास 1960 से चल रहा था। 1960 से भारत में इस इंडस्ट्री को डेवलप करने का प्रयास चल रहा था। फाइनली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को ये सफलता मिली है, और इसी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए धोलेरा की फैब कंस्ट्रक्शन चल रहा है तेजी से। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इसका कंस्ट्रक्शन, और ये तेजी से यहाँ पे धोलेरा की फैब का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 163 एकर्स में स्प्रेड है, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे करीब करीब 20,000 लोग काम कर रहे हैं। 20,000 persons are working in this single place. चिप्स 2 नैनोमीटर की भारत में डिजाइन होने लगी। 2 नैनोमीटर की चिप्स भारत में AMD, ARM और ये क्वालकॉम का जब 2 नैनोमीटर का चिप डिजाइन करने गए थे, जब उन्होंने स्टार्ट किया तब मुझे इनवाइट किया था वहाँ पे। तो एक तरीके से ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जो कि दुनिया में आज भारत के लिए एक नया रिस्पेक्ट, इसके कारण भारत की एक नया परसेप्शन बन रहा है। और टैलेंट डेवलपमेंट में बहुत ही फोकस किया गया। 315 यूनिवर्सिटीज में वर्ल्ड के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर टूल्स जो कि सेमीकंडक्टर डिजाइन के होते हैं, और दुनिया अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो शायद ही कहीं किसी देश में इस तरह का एग्जांपल आपको मिलेगा। नया सेमीकंडक्टर करिकुलम बना, 500 कॉलेजेस में 8,000 स्टूडेंट्स को हर साल ट्रेनिंग सेमीकंडक्टर डिजाइन में दी जा रही है। और दुनिया में इंडस्ट्री का मानना है कि करीब करीब 10 लाख लोगों का शॉर्टेज है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। तो वो सारा आराम से, जो टैलेंट की कमी के कारण बाकी जगह से कोई इंडस्ट्री को आना है, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भारत में इस तरीके से लाया जा सकता है। और जगह जगह से, देश के कोने कोने से, टियर 2 सिटीज से भी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने चिप्स डिजाइन की है, जो चिप्स को फैब्रिकेट भी किया गया। 175 चिप्स स्टूडेंट्स की डिजाइन की हुई फैब्रिकेट होके उसका टेस्ट होना अभी तक संभव हो पाया। ये प्रधानमंत्री जी को स्टूडेंट्स की बनाई हुई चिप्स भेंट की थी पिछले सेमिकॉन में। वो है क्या, लाए क्या? और जिस तरह से ग्लोबल इंटरेस्ट भारत में आया है सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का, हर दुनिया का इंडस्ट्री का बड़ा लीडर आज भारत में आना चाहता है और प्रेजेंट है। इतनी कंपनीज ने इतने इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस किए हैं। भारत का पार्टनरशिप्स हो चुकी है अमेरिका के साथ, EU के साथ, जापान के साथ, सिंगापुर के साथ, नेदरलैंड्स के साथ, जर्मनी के साथ। ये सारी भारत के साथ को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स, और ये इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस्ड है ऑलरेडी इन कंपनीज के। अप्लाइड मटेरियल्स का 400 मिलियन, AMD का 400 मिलियन, माइक्रोचिप का 300 मिलियन, लैम का 1.1 बिलियन, KLA का 400 मिलियन, ASML, TL, टोक्यो इलेक्ट्रॉन, मर्क, इन सब के आगे इन्वेस्टमेंट्स भारत में आ रहे हैं। इन सब इन्वेस्टमेंट से एक टोटली नया इकोसिस्टम बन रहा है। तो अब इस मोमेंटम को आगे ले जाने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमिकॉन 2.0 अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है बेसिकली। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स। हमने सेमिकॉन 1.0 में फोकस दिया कि एक तरीके से उस इंडस्ट्री को स्टार्ट करना है, भारत में स्थापित करना है, नए तरीके से काम करने की पद्धति लानी है। 2.0 में सबसे पहला फोकस आएगा डिजाइन चिप्स, डिजाइन ऑफ चिप्स में। डिजाइन ऑफ चिप्स स्ट्रेटेजिक चिप्स भी होगी और कॉमर्शियल चिप्स भी होगी। भारत में जितनी भी ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, टैंक्स, जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, उन सब की चिप्स भारत में डिजाइन होगी, उसकी IP भारत में रहेगी, और भारत में ही उसका फैब्रिकेशन
होगा इस तरह की व्यवस्था इस सेमिकॉन 2.0 में, यानी 100% हम इसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेमीकंडक्टर प्रोग्राम। कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट के लिए चिप्स बनाएंगे जो स्टार्टअप्स और डीप टेक स्टार्टअप्स, वो सब उनके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। इसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट रहेगा, ग्रांट मिलेगी, को इन्वेस्टमेंट रहेगा, और जो बड़ी कंपनियां इसमें आना चाहती है उनके लिए रॉयल्टी बेस्ड फंडिंग रहेगी। सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स। हम सब जानते हैं करीब 250 से ज्यादा तरह के केमिकल्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम में आते हैं, और 50 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस इसमें काम में आती है, और करीब करीब 100 से ज्यादा डिफरेंट टाइप की मशीनें इसके बनाने में लगती है। उन सब का मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन भारत में आए, वो प्रयास इसमें रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स का। और तीसरा, बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड, नई फैब्स भी आएंगी। और एटीएमपी ओसैट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उन सब का उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है। आज हम 28 नैनोमीटर तक हैं, 28 नैनोमीटर से आगे 7 नैनोमीटर पे जाएं, फिर 2 नैनोमीटर की तरफ जाएं। उसके लिए एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन टेक्नोलॉजीज को लाने के लिए उसकी भी व्यवस्था है, और टैलेंट डेवलपमेंट को और नए स्केल पे ले जाना। अभी ऑलरेडी सारी दुनिया में भारत के टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की चर्चा है, और कई देश इसी तरह की स्कीम्स लाने में अभी लगे हुए हैं। इसको और एक नए लेवल पे ले जाना, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके आउटकम एक्सपेक्ट करें, करीब 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन होएगा, और 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होगा इस सेमिकॉन 2.0 के आने से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जैसा मैंने कहा, ये फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। जो चिप बनती है उसका फिर और कई सारे सेक्टर्स में उपयोग होता है। जैसे स्टील एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, स्टील बनता है तो कई सारे सेक्टर्स में उसका उपयोग होता है। जैसे केमिकल एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, केमिकल अगर बनता है तो उसका कई सेक्टर्स में फिर उपयोग होता है। तो ये कोर इंडस्ट्री है। नेक्स्ट आज का जो फैसला हुआ वो है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, MPMS, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ है। आप सब जानते हैं कि इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इंपोर्टर था, आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है, और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है भारत मोबाइल फोन का। और मोबाइल फोन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इतने छोटे से डिवाइस के अंदर बड़े कंप्यूटर सेंटर, डेटा सेंटर जितनी ताकत उसको लानी है, यानी हर चीज को एकदम प्रिसीजन के साथ मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कई इंडस्ट्रीज को ड्राइव करती है। जो देश मोबाइल फोन बनाने लगता है वो फिर एविएशन यानी एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ने लगता है, स्पेस के इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ने लगता है, डिफेंस के कई प्रिसीजन के जो मैन्युफैक्चर होते हैं उन सब के मैन्युफैक्चरिंग में भी देश आगे बढ़ने लगता है। तो आज इस स्कीम का अप्रूवल हुआ। जैसा 2014 से 7 गुना प्रोडक्शन बढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, 13 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। एक्सपोर्ट्स बढ़ा है, 4,24,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर हुए इलेक्ट्रॉनिक्स के, 4,24,000 करोड़ के। भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स में से इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट बहुत कम होता था, 1.7%। ये अगर पहला वाला अगर पाई चार्ट देखें आप, दूसरा पाई चार्ट देखें वहां पे अभी 25-26 में आज 11% एक्सपोर्ट है भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स में से इलेक्ट्रॉनिक्स का। 442 बिलियन डॉलर्स में से 48 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, यानी एक सिग्निफिकेंट जंप आ गई। तो जो PLI स्कीम लेके आए थे 2020 में, उसकी परफॉर्मेंस बहुत सक्सेसफुल रही। 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का टारगेट था, 20,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया। 8,12,000 करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन का टारगेट था, 11,61,000 करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन हुआ। एक्सपोर्ट्स का 4,87,000 करोड़ रुपीस का टारगेट था, और 5 साल में 6,43,000 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट हुआ।
यानी हाईली सक्सेसफुल प्रोग्राम। और इलेक्ट्रॉनिक्स की रैंकिंग 9th रैंक पे इलेक्ट्रॉनिक्स होता था एक्सपोर्ट में, वो 3rd रैंक पे पहुंच गया। 9th रैंक पे होता था, 9th से 3rd पे आ गया। और स्मार्टफोन्स जो टॉप 100 में भी नहीं थे एक्सपोर्ट में, लास्ट ईयर सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटी डीजल को पीछे रख के, पेट्रोलियम को पीछे रख के मोबाइल फोन बना, स्मार्टफोन बना, सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड आइटम। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 10% से बढ़ के 48% हुआ, एक्सपोर्ट्स में 4% से बढ़ के 61% हुआ। यानी सिग्निफिकेंट ड्राइवर बना मोबाइल फोन एज अ ड्राइवर ऑफ द एंटायर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। अगर हम 2014 देखें, ये नक्शा अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम देखें तो इस तरह का नक्शा था 2014 में। ये 2020 में पीएलआई स्कीम के आने के तुरंत बाद में, और ये आज देखो 2026 में इतना बड़ा चेंज आया। मैं तीनों आपको मैप्स दिखाता हूं। ये 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बहुत लिमिटेड, 2020 में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। 2016 में जब एप्पल का स्टोर खुलने की बात थी, उसके बजाय प्लांट खुले, तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आया माइंडसेट में भी, देश के भी कैपेबिलिटी में बहुत बड़ा चेंज आया। 2026 में आज इस तरह का मैप है हमारा। और एक एक फैक्ट्री में कई जगह 20,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, कई जगह 15,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ये बेंगलुरु में एक फैक्ट्री है जहां पे 35,000 एम्प्लॉयज है एक साथ। ये कोलार में एक फैक्ट्री है, 26,000 एम्प्लॉयज है। ये होसूर में एक फैक्ट्री है, 25,000 एम्प्लॉयज, सिंगल फैक्ट्री। और बहुत ही अलग तरह का वर्क एनवायरनमेंट होता है। दिस इज अ टिपिकल वर्क एनवायरनमेंट इनसाइड अ mobile phone manufacturing and electronics manufacturing factory. And more than 60% employees are women employees. Mostly young girls coming from different parts of the country, वो इसमें कई जगह काम करती हैं। इस पूरे प्रोग्राम में पीएलआई में 125 करोड़ मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर किए गए, और सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भारत बना है। और भारत में जो मोबाइल फोन यूज होते हैं उसका 99.2% यानी करीब 100% मोबाइल फोन भारत में मेड इन इंडिया है। 12 लाख लोगों को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट है, और 25,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स, करीब जैसे जो इंसेंटिव दिया गया था वो करीब 22,000 करोड़ का था ना, सॉरी उससे भी कम था। हाँ, पीएलआई में इंसेंटिव दिया गया था 19,000 करोड़ रुपीस का, और जो टैक्स कलेक्शन हुआ है, टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़। तो विपक्ष कई बार जो क्रिटिसिज्म करता है उसका सीधा जवाब है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट कंट्री कैन एवर मेक। जॉब भी क्रिएट हो रहे हैं, और साथ ही साथ टैक्स भी उसके साथ, डायरेक्ट रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू भी आ रहा है। और जीएसटी कलेक्टेड अप्रोक्सीमेटली 3 लाख करोड़ रुपीस का। आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, उसका आउटले 62,500 करोड़ रुपीस का है। 5 इयर्स का ड्यूरेशन है। डोमेस्टिक सोर्सिंग के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स रखे गए, क्योंकि अब इकोसिस्टम बन गया है। अब बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो भारत से एक्सपोर्ट होने लगे हैं ऑलरेडी, तो अब डोमेस्टिक सोर्सिंग के लिए प्रॉपर इंसेंटिव क्रिएट किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की ब्रांड बने, इंडियन मोबाइल फोन ब्रांड बने, भारत की मोबाइल फोन ब्रांड बने, वो भी इसमें प्रोविजन रखा गया है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है कि हमें भारत की मोबाइल फोन की ब्रांड बनानी ही बनानी। ये इंडियन मोबाइल फोन के लिए कंप्लीट एक, इसका पूरा एक अलग से प्रोजेक्ट बनेगा, प्रॉपर उसकी
कंप्लीट उसका एग्जीक्यूशन होगा। इसमें मोबाइल फोन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम एमपीएमएस में करीब 39 लाख करोड़ रुपीस का क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन होगा। जो पीएलआई के दौरान 22 लाख करोड़ का प्रोडक्शन था उसका करीब करीब डबल से थोड़ा कम 39 लाख करोड़ रुपीस का इसमें प्रोडक्शन होगा। और एक्सपोर्ट्स 7.5 लाख करोड़ से बढ़ के डबल होके 15 लाख करोड़ क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स होंगे। और 60,000 डायरेक्ट जॉब्स नए क्रिएट होंगे। इनडायरेक्ट जॉब्स उसके प्रोपोर्शन में ऑलरेडी आते हैं। Before we go to this, ये वाली चिप्स हैं जो पहली भारत की कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड दोनों चिप्स हैं। ये दोनों चिप्स पहली कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हैं। भाई इसके मोमेंटोस बना के सबको देने डिस्ट्रीब्यूट, ताकि हम भी सभी के अपनी मेमोरी में रहे, जो आप सब जुड़े हो इस सब से। करीब कितने साथी होंगे ओझा जी? और भी दूसरे साथी होंगे, एडिटर्स वगैरह भी होंगे। 500 के आसपास मोमेंटो बनवाइए और ओझा जी सबको पहुंचाएंगे। एडिटर्स भी तो ज्यादा होंगे। और ये है स्टूडेंट्स की बनाई हुई चिप्स। ये स्टूडेंट्स की बनाई हुई चिप्स बहुत कम देश है ये स्टूडेंट्स की बनाई हुई चिप्स। और इम्पोर्टेंट ये है कि बड़े शहर में तो है ही है, लेकिन आसाम का शिवपुर, जम्मू, जालंधर, ग्वालियर, इंदौर, शिलचर, कोलकाता, कैलिकट, पुदुचेरी, धनबाद, मेघालय, एनआईटी, राउरकेला, दुर्गापुर, मतलब देश के कोने कोने से टियर 2 टियर 3 सिटीज के कॉलेजेस में भी स्टूडेंट्स चिप डिजाइन कर रहे हैं और वो चिप्स मैन्युफैक्चर हो रही है। बहुत कम देश है दुनिया में जिन्होंने इस तरह की कैपेबिलिटी डेवलप कर पाए यूथ के लिए, यंग नौजवान जो इंजीनियर्स आगे आ रहे हैं उनके लिए। आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस मिशन में अगला आज का अप्रूवल है नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया। हम सब जानते हैं कि यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। Each one of them would be producing about 12 lakh metric tons, 12.7 lakh metric tons. उससे करीब 10 करोड़ मेट्रिक टन्स यूरिया प्रोडक्शन की तरफ हम जाएंगे। 1 करोड़, सॉरी, माय अपॉलॉजीज, 1 करोड़ मेट्रिक टन्स के प्रोडक्शन की तरफ हम जाएंगे। 10 मिलियन बोलना था, 1 करोड़ मेट्रिक टन की तरफ हम जाएंगे। इस पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से भारत की कंप्लीट रिक्वायरमेंट, जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की, वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है। इस नई पॉलिसी में 3 पिलर्स हैं। एक तो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट किया गया है, जिससे कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में सब्सिडी का एलोकेशन कैसा हो वो सेपरेट रहे। दूसरा, आरओआई अश्योर की गई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अश्योर किया गया है।
in a range of 12 to 16% वायबिलिटी रखना है, ROI रखना है। थर्ड है फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेक्स की रिस्क को मिटिगेट किया है। फॉर द फर्स्ट 4 years फॉरेन एक्सचेंज का कन्वर्जन स्कीम के दौरान डायरेक्टली होता रहेगा, उसके बाद में फॉरेक्स की रेट को फिक्स कर दिया जाएगा। इससे जिस तरीके से ये मिशन आगे बढ़ेगा तो भारत के यूरिया की कंप्लीट रिक्वायरमेंट भारत में ही बनने लगेंगी, और जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का मिशन है वो इससे यूरिया के सेक्टर में कंप्लीट होगा। नया जो मेथड लगा उससे 250 करोड़ रुपए पर प्लांट सेविंग्स भी होगी, और वो सेविंग्स डायरेक्टली सब्सिडी, जो बहुत बड़ा सब्सिडी आज दिया जाता है। आप सब जानते हैं कि यूरिया के दाम वर्ल्ड में बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी भारत ने यूरिया का किसानों के लिए दाम कांस्टेंट रखा है। आगे के दोनों प्रोजेक्ट्स रेलवे के अपग्रेडेशन के हैं। पहला है पारादीप से हरिदासपुर। अगर हम ईस्टर्न कोस्ट पे देखें तो पारादीप वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स है, करीब 300 मिलियन टन की इसकी कैपेसिटी है, और लास्ट ईयर करीब 240 मिलियन टन के आसपास का इसका टोटल कार्गो हैंडल्ड है। पारादीप सर्व करता है नॉर्थ में, पूरा स्टील हब है, जमशेदपुर है, दुर्गापुर है, बर्नपुर है, इन सारे जो स्टील, बोकारो है, इन स्टील हब्स को पारादीप पोर्ट से कोकिंग कोल, लाइमस्टोन, आयरन ओर का मूवमेंट, ये सारा का सारा पारादीप से होता है। और यहाँ जो सेंट्रल उड़ीसा में, वेस्टर्न उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में जो स्टील और पावर का हब है, उसको भी पारादीप पोर्ट सर्व करता है। तो पारादीप पोर्ट को कनेक्टिविटी का बड़ा बूस्ट मिले, बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट जंप मिले, उसके लिए आज हरिदासपुर से पारादीप की एक नई लाइन, यानी सिंगल लाइन है, उसको डबल करने का निर्णय लिया कैबिनेट ने। $74 किलोमीटर की ये लाइन है, 2500 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। मोस्टली 70% के आसपास लैंड रेलवे की ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है, तो ये प्रोजेक्ट काफी तेजी से आगे एग्जीक्यूट होगा। 2 मेगा ब्रिजेस हैं, लूना रिवर पे और महानदी रिवर पे, और 20 मेजर ब्रिजेस हैं और 109 माइनर ब्रिजेस। ये बेसिकली एकदम कोस्टल एरिया है जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज, बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये सब यहाँ पर है, और 2 बहुत बड़ी नदी है। महानदी तो अपने आप में बहुत ही विशाल नदी है। 28 मिलियन टन एक्स्ट्रा इससे कार्गो आएगा, और 18.5 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड हर साल बचेगी, क्योंकि रोड से रेलवे पे ट्रांसफर हो जाएगा ये सारा कार्गो। 74 लाख ट्रीज अगर लगाते तो इतना 18.5 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव होता, सिक्वेस्टर होता। यानी दिस प्रोजेक्ट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग अप्रोक्सीमेटली 74 लाख ट्रीज। और प्रोजेक्ट के बनने से देश को 413 करोड़ रुपीस की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की सेविंग होगी। यानी एज एंड व्हेन ईच ऑफ दीज रेलवे प्रोजेक्ट्स कम्स अप, जैसे जैसे कंप्लीट होते हैं, देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी। 25 लाख ह्यूमन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। सेकेंड है राजखरसवा से डोंगापोसी। ये दोनों उड़ीसा के बॉर्डर पे, झारखंड में दोनों सेक्शंस हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये उड़ीसा का बॉर्डर है नीचे, और उसके जस्ट लगते हुए ऊपर राजखरसवा, नीचे डोंगापोसी। ये डिटेल मैप है। ये भी बेसिकली जो दुर्गापुर, जमशेदपुर, बोकारो, इसका जो स्टील का क्लस्टर है, इसको कंप्लीट डीकंजेस्ट करने के लिए बना है ये प्रोजेक्ट। इससे ये सारा का सारा आयरन और स्टील का जो बेल्ट है उसका सीरियस डीकंजेशन होगा। यहाँ पे कितनी भी अच्छी रोड बनाए, बहुत प्रेशर है ट्रक्स का, तो यहाँ पे ये आने से, प्रोजेक्ट आने से सिग्निफिकेंट काफी प्रेशर कम होगा। ये 4th लाइन है, 1365 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें, और 71 किलोमीटर्स की, झारखंड के वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है।
5 मेजर ब्रिजेस हैं, 124 माइनर ब्रिजेस हैं। प्रोजेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग बहुत होगी प्रोजेक्ट के कारण। 11 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड सेव होगा, क्योंकि 16.5 मिलियन टन कार्गो इसमें शिफ्ट होएगा हाईवे से रेलवे में। और 42 लाख ट्रीज बचाने के, प्लांट करने के बराबर का ये कार्बन डाइऑक्साइड की सेविंग है। देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में 235 करोड़ रुपीस की कमी आएगी और 24 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा। तो साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में बहुत सारे जो बड़े बड़े फैसले लिए गए, इसका आपके सामने समरी है। 57 रेलवे प्रोजेक्ट्स करीब 2,60,000 करोड़ के, 36 हाईवे प्रोजेक्ट्स 3,70,000 करोड़ के, 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स 1,50,000 करोड़ के, एयरपोर्ट उड़ान स्कीम 37,000 करोड़, पोर्ट्स, शिपिंग रिफॉर्म, शिप रिपेयर फैसिलिटी 1,60,000 करोड़, रोपवे 6,800 करोड़, हाइड्रो प्रोजेक्ट 71,000 करोड़, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल पार्क्स 62,000 करोड़, आवास योजना 5,36,000 करोड़, जल जीवन मिशन का मॉडिफाइड फॉर्म 8.7 लाख करोड़, कोल गैसिफिकेशन 37,000 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 22,000 करोड़, सेमीकंडक्टर 2.0 1,27,000 करोड़। और ये हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के एग्जांपल्स हैं। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 62,000 करोड़। टोटल 28 लाख करोड़ रुपीस के ज्यादा के बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड फैसले। आपके क्वेश्चंस। धन्यवाद। So, as per protocol, I'll start from the first row. Yes, please. अपना नाम और अपने संस्थान का परिचय अवश्य दें। Hi, good afternoon, sir. Ashmit from CNBC TV 18. Firstly, congratulations, sir. A long time coming. Both these major announcements on semiconductor as well as mobile PLI. I just have a couple of questions, sir. For Semicon for ISM 2.0, what is the duration of this scheme? That was one question I had. Second, as far as the mobile manufacturing scheme is concerned, will the incentive be export linked or will it be on account of incremental production? And number three, sir, I forgot. Indian brands, sir, what is the kind of incentive, as in the quantum of incentive that we're offering for design and R&D for development of an Indian brand? Hi, sir. Ashish from Business Standard. You said that in ISM 2.0, there is also a provision for large companies to join and a form of royalty arrangement will be given to them. If you could shed some light on how that works. Thank you. So, Vihik from Money Control, just wanted to ask that under the Semicon 2.0, are we also targeting to attract companies like ASML and others to, invest in the country? Thank you. Hi, sir. Shubhan from the Economic Times. A similar question on the strategic and commercial chips for which incentives up to 30% have been announced. I mean, are we looking at certain number of sectors or applications which have been prioritized in this case? First row. Sir, I am Deepak from Times of India. I think in the cabinet it was approved that Semicon will be for 12 years. So, and you said that at the end of this tenure, India will be self-sufficient. That means by 2038, will be. No, I'm asking, sir. No, self-sufficient in semiconductor, I think you said, sir. No, that's my mistake, sir. So it's for, I think, by 2038. Second question about Baruna Ganga, sir, project. Again, it's a HAM project. So will there be toll on the entire stretch or partially? I think there have been some discussions that some partially can be toll. Third question on, sir, this urea thing. I think if my memory serves me right, in 2022, former fertilizer minister Mansukh Mandaviya in the cabinet briefing itself had said, by end of 2025, India will be self-sufficient in urea, will not be importing because of more production and, nano urea. So, what has gone wrong or maybe a little delayed? And in these new projects, it will be only urea or also nano urea? Anybody on the first row? Then second row, 867.
Hi, sir. Sesha from NDTV Profit. Sir, on this new mobile phone manufacturing ecosystem, is this an extension of the PLI scheme? Is that the correct way to read it? And also, have we initiated any discussion with any companies on the ISM 2.0? 76. सर संजय शर्मा इंडिया न्यूज़ चैनल से। सर मेरा सवाल है कि भारत का ब्रांड बने मोबाइल फ़ोन, इसकी हम लोग सभी लोग चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जो इकोसिस्टम जो आप लोग जो डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा उस तरह से क्या बन गया है या कितना समय लगेगा इसको बनने में, क्योंकि हम लोग सभी चाहते हैं कि भारत का ब्रांड हो, हमारे हाथ में भी भारत का बना हुआ फ़ोन। Second row this side. Yes, please. Sure. Hello, sir. I'm Rajesh Roy from Bloomberg. Ashmit has already asked my question on the duration. I saw in the slide that we are hoping to garner investment worth 4 trillion rupees through Semicon. Can you please tell us how many companies and which are the major companies we are in talks with to get that investment, especially in chip fabrication? I also saw that Tata plant's Dholera plant was there in your slide. Any update on by when it can start commercial production? सर कृष्णमोहन शर्मा भारत एक्सप्रेस से। मेरा एक सवाल है कि अभी प्रेजेंटेशन में मैंने देखा कि 5% पर एनम यूरिया का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो क्या हमारा एग्रीकल्चर लैंड बढ़ रहा है या लोग दूसरे जो पारंपरिक खाद हैं उससे हटके यूरिया पे आ रहे हैं? Number 3. अच्छा। सर असीम CNBC आवाज से। सर एक तो ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 1 अप्रैल से शुरू होगी, और दूसरा सर ये अगर वैल्यू एडिशन की हम बात करें तो कितने % आप टारगेट करें अगले नेक्स्ट 5-6 इयर्स में? So in semiconductor, you have projected that there will be investment worth 4 lakh crore rupees, but production worth 2 lakh crore and export worth 1 lakh crore. So I would like to understand that correlation between the investment and the production output. And again, Asim has just asked about value addition provisions in the mobile scheme. And is there any linkages between the two schemes that if the chips are getting produced in India, will that also be sourced by the companies that are getting incentives in mobile PLI? Also, we already have some domestic companies making mobile phones in India. Will you promote those companies into the for making the India brand, or there'll be separate exercise for those products? अपना परिचय भी दे दीजिए। Prasoon from PTI. रुक जाते हैं। ठीक। बहुत सारे क्वेश्चंस हुए हैं अभी तक। जो क्वेश्चंस का जवाब अभी आ जाए फिर बाद में आगे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले मैं सेमिकॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस लेता हूँ। ड्यूरेशन स्कीम का 6 इयर्स है, तो ये जो 4 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट और उसका प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट वो उसी दौरान है, यानी प्रोडक्शन तो उसके बाद में भी होता जाएगा, तो नेचुरली है कि क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन उससे काफ़ी ज़्यादा निकलेगा। तो उसमें आप केवल स्कीम के ड्यूरेशन का देखिएगा। सेकंड, डिज़ाइन में लार्ज कंपनीज का क्वेश्चन आया। डिज़ाइन में लार्ज कंपनीज बहुत सारी हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जैसे कई सारी डिज़ाइन कंपनीज जो कि भारत की है, दे आर वेरी कीन टू बी ए पार्ट ऑफ द DLI। तो जिस तरह से सेमिकॉन मिशन 1.0 में there was kind of only the startups were considered in the ISM 1.2, इसमें स्टार्टअप्स को भी कंसिडर करेंगे। लार्ज कंपनीज भी अगर आनी चाहें इसमें, कुछ कंपनीज ने इंटरेस्ट शो भी किया और कुछ कंपनीज ने तो ऑलरेडी डिज़ाइन का सेटअप तैयार भी कर लिया है, तो दे कैन ऑल्सो गेट दी बेनिफिट। इसीलिए स्ट्रक्चर में ये ध्यान रखा गया है कि स्टार्टअप्स वुड बी वेरी हैप्पी विद ग्रांट एंड इन्वेस्टमेंट, बट लार्ज कंपनीज वुड रादर हैव अ रॉयल्टी बेस्ड फंडिंग। उसकी डिटेल्स आपके सामने जब इसका नेक्स्ट 20 डेज के अंदर अंदर जब इसका नोटिफिकेशन निकलेगा तो उसमें आपके साथ इसके सारे डिटेल्स आपके सामने आएंगे। किन कंपनीज के साथ बात की है, कई लोगों ने प्रश्न पूछा है। यहाँ पे नाम लेना उचित नहीं है, बट जैसे जैसे कंपनीज अपने प्रोग्राम्स को अप्रूव कराती है, हमने बहुत ही एक सिस्टमेटिक मेथड और कम्प्लीटली टेक्निकल लोग हैं जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो लोग इसको पूरा इवैल्यूएशन करते हैं इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर। उसी प्रोसेस से जैसे जैसे निकलेंगे और कैबिनेट से अप्रूव होंगे वैसे मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। फिर आया क्वेश्चन स्ट्रैटेजिक और कॉमर्शियल का।
स्ट्रेटेजिक चिप्स की रिक्वायरमेंट बहुत है देश में, और इनका मैन्युफैक्चर भी भारत में करना इसलिए ज़रूरी है कि सेफ्टी सिक्योरिटी देश की उसके साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए स्ट्रेटेजिक चिप्स का इसमें रखा गया इसमें पीएसए और एनएसए साहब दोनों के चेयरमैनशिप में एक टीम है। वो टीम आइडेंटिफाई करती है कि इन चिप्स को हमें लेके आगे बढ़ना है, तो उसके हिसाब से ये कंप्लीट प्रोग्राम रन होगा। कॉमर्शियल चिप्स मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी। धोलेरा का कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से चल रहा है। 2028 में इसका शेड्यूल है ओपनिंग, कॉमर्शियल प्रोडक्शन 2028 में है। समवेयर इन द मिडल ऑफ द 2028 में बी सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर, उसमें इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने का इट इज़ ऑन ट्रैक। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन का मैंने बताया। मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन स्कीम को हमें देखना चाहिए अभी तक का जो इकोसिस्टम बना है उस इकोसिस्टम में कैसे नेक्स्ट लेवल पे जाए, बिकॉज एज आई शोड यू मोबाइल फ़ोन इकोसिस्टम में बहुत ही कम प्रेजेंस थी 2014 में भारत की। देन 2020 में आते आते असेंबली वर्क चालू हुआ, आगे बढ़ने लगा। Now the situation is where we have module manufacturing, we have component manufacturing, and many of the companies are also moving towards material manufacturing. साथ ही साथ कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में चालू हो गई है। जो इक्विपमेंट, जो मशीनें लगती है, जिन मशीनों से मोबाइल फोन बनता है, उन मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में चालू होने वाली है, होने लग भी गई है कुछ। तो ऐसा होने से भारत में एक नया इकोसिस्टम बन गया है। इस इकोसिस्टम का यूज करेंगे इंडियन ब्रांड के लिए, और एक्सपोर्ट लेड एमपीएमएस रहेगा। इसमें एक्सपोर्ट को बहुत इंसेंटिव रहेगा, बेसिकली फोकस रहेगा एक्सपोर्ट्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन भी इससे इंप्रूव होती है। जितना एक्सपोर्ट होगा मोबाइल फोन्स का, उतना ही भारत में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन इंप्रूव होती है, और फॉरेन एक्सचेंज भी भारत में आता है। नोटिफिकेशन इसका भी अगले 20 दिन के अंदर अंदर करने की पूरी प्लानिंग है। उसमें आपको का स्कीम के और भी डिटेल्स मिल जाएंगे। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बहुत बड़ा है, दुनिया में हाईएस्ट है चाइना का 38%। 38% हाईएस्ट है, बिकॉज ये सारी ग्लोबल वैल्यू चेंज होती है। वी हैव, और वहाँ पे करीब करीब 35 साल लगे पहुँचने में उस लेवल पे। भारत ने पिछले 7-8 वर्षों के अंदर अंदर ही ऑलरेडी 23% पहुंच चुके हैं। 24% भारत ऑलरेडी डीवीए में पहुंच चुका है, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। तो जिस तरह से अभी कंपोनेंट बन रहे हैं, डिजाइन भारत में होगी। डिजाइन का कंपोनेंट बहुत होता है वैल्यू में, टोटल वैल्यू में डिजाइन इज अ वेरी लार्ज कंपोनेंट, एंड ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। सो जिस तरह से अभी इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, रोबस्ट हुआ है, उस रोबस्टनेस से भारत में और भी ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। वरुणा और गंगा जी पर जो रहेगा उसका टोल से रिलेटेड आपको हाईवे से डिटेल आएंगे। और प्रोजेक्ट बेसिकली हैम प्रोजेक्ट है। यूरिया में आज टोटल कंजम्पशन करीब 3 करोड़ टन का है, और टोटल इंपोर्ट है करीब 1 करोड़ टन। हाँ, टोटल कंजम्पशन 4 करोड़ टन का है, प्रोडक्शन 3 करोड़ टन का है, और इंपोर्ट 1 करोड़ टन का है। तो इस 1 करोड़ टन को, इंपोर्ट को कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट करने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए आज की स्कीम है, जिसमें 1 करोड़ टन का प्रोडक्शन भारत में बनेगा करीब 8 से 9 यूनिट्स में। अब अगला सेट लेते हैं क्वेश्चंस का। थर्ड रो 127। Hi, sir. I'm Tvesh from Economic Times. Sir, I have two questions. First is regarding the fertilizer scheme. Sometime back, there was also a plan to revive ailing fertilizer projects. Sir, if we can get an update on those,
And the second one, sir, is regarding the semiconductor ISM. I saw there was a component of capital goods incentivizing them. So will there be will this be part of existing capital goods schemes, or will there be separate allocation, and also will public sector undertakings be allowed to participate in this? Next. सर मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया को पॉलिसी डिसीजन में लिया गया है कैबिनेट में। इसके ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से होंगे और क्या इसका टाइमलाइन होगा? और आपने जिक्र किया कि अभी जो हॉर्मुज का डिस्टरबेंस है उसके बावजूद हमारे पास यूरिया का पूरा स्टोरेज है, तो उसकी स्थिति अभी क्या है और फ्यूचर हम कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ओवरऑल जो वेस्ट एशिया के कंडीशंस हैं उसमें हम अपने यूरिया और खास तौर पे अपने एनर्जी रिसोर्सेज को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, उस पर भी अगर आप बता पाएं। सर, मैं तरुण शर्मा हूँ जी बिजनेस से। मेरे दो सवाल हैं। एक है यूरिया पॉलिसी को लेकर, आपने पीएसयूज और प्राइवेट कंपनीज के साथ टाई अप करके प्लांट्स लगाने की बात की है, तो सर इसमें इक्विटी स्ट्रक्चर दोनों के साथ सेम होगा या गवर्नमेंट की मेजॉरिटी दोनों ही केस में होगी? और दूसरा सर, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आपने कहा है कि यदि इंडिजीनियस कंपोनेंट्स लगते हैं तो एक्स्ट्रा इंसेंटिव होगा, तो सर वो इंसेंटिव कितना होगा? और यदि वो साथ में एक्सपोर्ट होते हैं तो क्या अलग से उनको इंसेंटिव दिया जाएगा? थैंक यू। 62 सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, थोड़ा सा डिटेल जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से बीते कुछ 5-6 सालों में देखा है हमने कि चाइनीज कंपनियों से जुड़े मार्केट में चाइनीज मोबाइल ज़्यादा हैं, चाइनीज कंपनियों वाले हैंडसेट। तो अभी क्या स्थिति है भारत में कि क्या ये जो चाइनीज कंपनियों के मोबाइल हैंडसेट आते हैं वो भारत में बनने लगे हैं या वहीं से एक्सपोर्टर होकर आते हैं? क्या स्थिति है अभी एक्चुअली? थैंक यू। 208 Sir, Prabhudat from Hindu Business Line. Sir, you said that in the new investment policy for urea, the ROI will be 12 to 16%. But 4 years back, the government made a policy capping the profit of current urea companies at 10%. So how do you see that there will have 16% ROI when government is itself by policy? And already there are 2 companies, private companies, who have stopped production in urea in last 2 years. So whether this investment will be done by the public sector, or do you see the private sector will also be interested to invest? 214. Hi, sir, Vijay from Mint. So I just want to learn from your side, as per new investment policy for urea is concerned, how many of them will be in private sector? How many of them will be in public sector? And, and what about the JVs? Is there any plan coming on JVs also? And what will be the tentative cost of all the projects? 44, एक last 44. So this is Sanjeev Chopra from PTI. This new mobile manufacturing scheme that has been approved by the cabinet today, India continues to be the second largest manufacturer in the world. Have we set a target by when India could be the largest manufacturer, overtaking China? Mobile phone manufacturing. और ले ले सर, अभी नहीं, 2-3 बाकी। ठीक, 40, 51, then 49 and 71. 51. हाँ, प्लीज। सर, मैं दीपक उपाध्याय हूँ, स्वदेश ज्योति अखबार से। सर, यूरिया पॉलिसी अनाउंस हुई है, लेकिन पिछले कुछ समय से देखना है कि चाइना यूरिया के प्राइस कंट्रोल करता है, और जब भी प्राइस बहुत बढ़ते हैं तो बहुत सारे देश यूरिया प्लांट्स की घोषणा करते हैं, और उसके बाद पिछली 2-3 बार हुआ ये, और उसके बाद अचानक से इंटरनेशनल यूरिया प्राइस क्रैश हो जाते हैं, जिससे यूरिया प्लांट्स लगने का जो अलग अलग कंट्रीज में घोषणाएं होती है वो सब फिर दब जाती है। क्या आपने इस फैक्टर को ध्यान में रखा है? 49 and 71 and then 273. That's it. Sir, Prakash Pedashi from ET now. I have 2 questions on new urea policy. What is the revised timeline for completely phasing out urea imports?
Also, the scheme says that the government will provide support based on natural gas prices. Since we are largely dependent on imports to meet our domestic requirement, and we have seen some vulnerabilities during the West Asia crisis as well. So how does the government plan to provide support to these plans? So, Jaspreet from Financial Express. Firstly, congratulations on the very momentous developments today. Sir, on the Semicon 2.0, if you can elaborate a bit on the fiscal outlay for DLI ones. And you also mentioned that JVs would be allowed along with startups and other companies. So in case if there's a breakup as to what sort of shareholder agreement would be there, if there's a percentage for that, that should be good. Hi, good evening, sir. So I'm Virendra Barik from the Indian Express. So here. So ISM 2.0, one of the tables that you showed there said that the government subsidy that's on offer under the 2.0 scheme now hovers between 30% and goes as high as 40%, which is a step down from the 50% uniform subsidy that is available under 1.0 for both FABs and ATMP/OSAT plans. So really a two-pronged question on that front. A, what has necessitated slashing these subsidies to begin with? With higher subsidies, we managed to attract 1 FAB and 11 ATMP, OSAT and various other plans. Now that the subsidies on offer are less, how confident are we that the momentum that we managed in the 1.0 scheme will continue, given that just the out-of-pocket money of the government is now low? Everybody's. पहले यूरिया के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। प्रोजेक्ट का इस पूरे स्कीम का ऑब्जेक्टिव आत्मनिर्भर होना है, और चूंकि प्रोडक्शन डिमांड बढ़ी है, डिमांड बढ़ने में मेजर फैक्टर रहा है कि एक तो क्रॉप का पैटर्न चेंज हो रहा है, और दूसरा टोटल प्रोडक्शन भी देश में बढ़ रहा है। इंक्रीज्ड सोइंग एरिया और इंटेंसिव फार्मिंग, ये दोनों भी बढ़ी। टोटल प्रोडक्शन भी आप देख रहे हो, रिकॉर्ड प्रोडक्शन चावल का और देश में हो रहा है। तो जैसे टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ यूरिया की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो इसमें आप में से कईयों का क्वेश्चन था कि पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर जेवी, ये जो इंसेंटिव का स्ट्रक्चर है वो सभी के लिए समान है, चाहे पीएसयू आए, चाहे प्राइवेट सेक्टर आए, चाहे कोऑपरेटिव आए। प्रपोजल्स जो भी हैं उनमें से प्राइवेट सेक्टर के भी हैं, कोऑपरेटिव्स के भी हैं और पीएसयूज के भी हैं। तीनों के प्रपोजल्स ऑलरेडी इसमें हैं। किसी ने कहा कि लोग प्लांट का बंद कर देते हैं, वैसे ही भारत में सिचुएशन नहीं है। भारत ने तो पिछले 10 वर्षों में 6 प्लांट नए सेटअप किए, 6 नए प्लांट सेटअप किए। तो 6 नए प्लांट सेटअप किए तो आने वाले समय में 8 और भी होंगे, जिससे कि देश आत्मनिर्भर, आज के जो डिमांड का लेवल है उस पर डेफिनेटली आत्मनिर्भर बन जाएगा। इक्विटी स्ट्रक्चर, लोन स्ट्रक्चर, उसका डिटेल का जब स्कीम के डिटेल्स आपके साथ डिपार्टमेंट की तरफ से शेयर किए जाएंगे उसमें आना चाहिए। वैसे है मेरे पास नंबर्स, लेकिन इसके बजाय डिपार्टमेंट खुद ही शेयर करे, अच्छा है। आरओआई जस्टिफाई करना, आरओआई एश्योर करना, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है। इसका अगर कोई एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनका आप एक्सपीरियंस कुछ अगर बता रहे हो तो वो डिपार्टमेंट आपको डिटेल्स दे देना आप लोगों ने। वल्नरेबिलिटीज में ऑलरेडी गैस का, नेचुरल गैस विच इज़ द लार्जेस्ट इनपुट फॉर यूरिया मैन्युफैक्चर, उसका बहुत सिग्निफिकेंट डाइवर्सिफिकेशन किया है सरकार ने, और इसमें उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। अभी एग्जिस्टिंग वेस्ट एशिया क्राइसिस के दौरान भी एलएनजी की कमी कहीं पे आई नहीं है, क्योंकि एलएनजी के प्रोडक्शन के सोर्सेज दुनिया में कई जगह हैं, उन सबको टैप किया गया है और वहाँ से एलएनजी लाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। साथ ही साथ कोल गैसिफिकेशन के जो प्रोजेक्ट हुए हैं, उन कोल गैसिफिकेशन से जो गैस बनेगी, उस गैस से भी आगे फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन पॉसिबल है।
मोबाइल फोन में इंडियन कंपोनेंट्स कौन से लगेंगे, इसके डिटेल्स एमपीएम जब भी ईसीएमएस का आपके सामने जैसे जैसे नए प्रपोजल्स अप्रूव होते हैं, और जो अभी तक अप्रूव हुए 75 प्रपोजल्स, तब मैंने आपके सामने रखे हैं कौन से कंपोनेंट्स भारत में अभी बनने लगे हैं। भारत में जितने भी अभी मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहे हैं, चाहे किसी भी ब्रांड के हो, वो सारे के सारे भारत में ही बनते हैं। 99.2% भारत में ही बनते हैं, किसी भी ब्रांड के हो। और आने वाले समय में भारत की ब्रांड भी बनेगी। अभी ऑलरेडी सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है मोबाइल फ़ोन का, और जैसी प्रोग्रेस आगे होगी ज़रूर इसमें आपको मैं शेयर करूँगा आने वाले समय में। मशीन्स जो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए उपयोग में आती है, वो बहुत ही प्रिसीजन की मशीन्स हैं। वो बाकी किसी भी सेक्टर की मशीन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, और उसमें जो कंपनीज दुनिया भर में इस सेक्टर में है, उन सब के साथ बातचीत है। वो सब के सब एंगेज्ड हैं। उनमें से कई लोग भारत में आने के लिए तैयार ऑलरेडी हो चुके हैं, और जैसे जैसे सेमीकंडक्टर का प्रोग्राम ये रोल आउट होता है, वैसे मैं आपके सामने रखूंगा। पीएसयूज भी आए, इसमें अच्छी बात है, आएंगे कई पीएसयूज में इसमें ज्वाइन करेंगे। फिस्कल आउटलेस फॉर डिफरेंट पिलर्स, वो जैसे जैसे स्कीम के कंटूर्स आपके सामने रखेंगे, करीब 20 दिन के अंदर अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आते ही आपके सामने आ जाएगा। इंसेंटिव स्ट्रक्चर को चेंज करना पहले से ओरिजिनल प्लान में है। जब ये करीब 20 साल का पूरा प्रोग्राम है टोटल, अगर सेमीकंडक्टर मिशन अगर हम देखें तो इसका वर्जन 1 था, अभी वर्जन 2 आया है, और आगे इसको जैसे जैसे देश में प्रोग्रेस होगी वैसे इसको आगे लेके जाएंगे। तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर शुरू में जो था वो इसलिए था कि दुनिया में भी एक बेंचमार्क है 50% के आसपास का टोटल कैपिटल इंसेंटिव का, और भारत में चूंकि ये नई इंडस्ट्री थी, इसलिए भारत में शुरुआत में वो स्ट्रक्चर रखा गया था। अभी एक इकोसिस्टम भी बन गया है, और दूसरा दुनिया का कॉन्फिडेंस भी भारत में आया है कि भारत में सेमीकंडक्टर्स बन सकते हैं। इन सब चैलेंजेस को सरमाउंट करके आज देश में एक कैपेबिलिटी बनी है, तो इसीलिए इंसेंटिव स्ट्रक्चर को चेंज किया। ये हुए क्वेश्चंस आपके सारे? क्या है आज बनारस का? बनारस का कचौड़ी है, पान भी है, बनारस की कचौरी, लाल पेड़ा, और लाल पेड़ा। धन्यवाद।